कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक हिस्सा ऐसा है जो किसी भी कंपनी की पूरी कहानी बता देता है, और वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो चले आज इसी को समझते हैं कि कंपनियां अपने काम को चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाती हैं और अपने सरमायाकारों को मुनाफा कैसे लौटाती हैं। देखिए, हर कंपनी के पास पैसे की एक कहानी होती है। पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सेक्शन है ना, ये हमें बिल्कुल यही बताता है। इससे हमें कंपनी की माली हिकमत अमली की एक साफ तस्वीर मिल जाती है। अच्छा, अगर इसे बिल्कुल आसान ज़बान में समझें तो ये सेक्शन कंपनी और उसके फाइनेंसेस के बीच पैसों के लेन देन का हिसाब रखता है। अब ये फाइनेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो कंपनी के शेयर्स खरीद कर उसके मालिक बनते हैं, यानी शेयर होल्डर्स, और दूसरे वो जो कंपनी को कर्ज देते हैं, यानी कर्ज दहंदगान। चलिए कहानी शुरू करते हैं पैसे के आने से, यानी कैश इनफ्लो से। जाहिर है, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए या रोजमर्रा के खर्चात के लिए सरमाए की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है? उसके दो मेन रास्ते हैं। पहला है कर्ज लेना, जैसे बैंकों या बॉन्ड होल्डर्स से, और दूसरा है स्टॉक जारी करना, यानी कंपनी की मुल्कियत के छोटे छोटे हिस्से सरमायाकारों को बेचना। उन दोनों तरीकों से कैश कंपनी के अंदर आता है, जिसे हम कैश इनफ्लो कहते हैं। अब देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। जेडरोंग प्लिंकेट स्टोर्स की इस मिसाल को देखें। यहाँ कॉमन स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल में $42 मिलियन का इजाफा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि कंपनी ने नए शेयर्स जारी करके कामयाबी से सरमाया इकट्ठा किया है। ये फाइनेंसिंग से कैश इनफ्लो की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। जो पैसा आता है वो वापस भी तो जाता है ना? तो अब देखते हैं कि कंपनियां अपने सरमायाकारों और कर्जदान दहांदगाओं को पैसा वापस कैसे करती हैं, जिसे हम आउटफ्लो कहते हैं। तो ये पैसे वापस कैसे जाते हैं? इसके 3 बड़े तरीके हैं। पहला, कंपनियां अपने पुराने कर्जे चुका सकती हैं, जिसे डेट रिटायरमेंट कहते हैं। दूसरा, वो मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीद सकती हैं, जिसे स्टॉक बायबैक कहा जाता है। और तीसरा, वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट सकती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। ये सभी कैश आउटफ्लो की मिसालें हैं। ये मिसाल बहुत जबरदस्त है। एक्मी कॉरपोरेशन की 2018 की स्टेटमेंट देखें। यहाँ तीनों बड़े आउटफ्लो साफ नजर आ रहे हैं। $500 कर्ज की अदायगी में गए, $600 स्टॉक वापस खरीदने में, और $1120 डिविडेंड की अदायगी में। एक ही जगह पर तीनों सरगर्मियों की क्या बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, तो बुनियादी बातें तो समझ में आ गईं। अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रोफेशनल तज्जियाकार होते हैं वो इस मालूमात को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसमें से छुपी हुई तफसीलात कैसे ढूंढ निकालते हैं। तज्जियाकारों को अक्सर एक मसला पेश आता है। कभी कभी कोई कंपनी साफ साफ नहीं बताती कि उसने कितना डिविडेंड अदा किया है। तो फिर क्या करें? क्या ये मालूमात हमेशा के लिए एक राज रह जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे मालूम करने का एक खास तरीका है। और ये रहा वो फॉर्मूला। ये बहुत सादा मगर ताकतवर है। आप साल के शुरू की रिटेन्ड अर्निंग्स लें, उसमें इस साल की नेट इनकम को जमा करें, और फिर आखिर में साल के इख्तिताम पर जो रिटेन्ड अर्निंग्स बची हैं उसे माइनस कर दें। जो रकम बचेगी वही असल में अदा किया गया डिविडेंड है। तो ये सिर्फ एक हिसाब किताब नहीं है, ये एक तरह की मालियाती जासूसी है। इससे एक तज्जियाकार को ये पता चलता है कि कंपनी अपने मुनाफे को शेयर होल्डर्स को इनाम देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनी की पॉलिसियों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। दुनिया की तमाम कंपनियां एक जैसे अकाउंटिंग कवानीन पर अमल नहीं करती, और ये छोटा सा फर्क फाइनेंसिंग कैश फ्लो की पूरी कहानी को बदल सकता है। दुनिया में 2 बड़े अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। एक है IFRS, जो ज़्यादातर ममालिक में इस्तेमाल होता है, और दूसरा है US GAAP, जो ख़ास तौर पर अमेरिका में इस्तेमाल होता है। और कैश फ्लो की दर्जाबंदी पर इन दोनों में कुछ अहम फ़र्क हैं। ज़रा इस टेबल को देखें। US GAAP के तहत असूल बहुत सख्त हैं। सूद की अदायगी हमेशा ऑपरेटिंग है और डिविडेंड की अदायगी हमेशा फाइनेंसिंग। लेकिन IFRS के तहत कंपनियों को चॉइस मिलती है। वो सूद और डिविडेंड दोनों को ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग किसी भी कैटेगरी में दिखा सकती हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
فرق بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ IFRS استعمال کرنے والی کمپنی اپنے کیش فلو کو بہتر انداز میں پیش کر سکتی ہے، جس سے اس کی مالی صحت کی تصویر بدل سکتی ہے۔ اسی لیے ایک تجزیہ کار کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سے رولز دیکھ رہا ہے، ورنہ دو کمپنیوں کا موازنہ ممکن ہی نہیں۔ تو ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا، لیکن آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننا اتنا اہم کیوں ہے؟ ہمیں فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کی اتنی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ تو خلاصہ یہ ہے، فائنانسنگ سرگرمیاں بتاتی ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، قرض کے یا سٹاک سے، اور کہاں گیا، قرض کی ادائیگی میں، سٹاک بائی بیک میں یا ڈیویڈنڈ میں۔ اور ہاں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکاؤنٹنگ کے اصول اس کہانی کو پیش کرنے کا انداز بدل سکتے ہیں۔ یہ کہاوت پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ منافع سٹاک کی قیمتیں بڑھاتا ہے، لیکن بل کیش فلو سے ادا ہوتے ہیں۔ منافع کاغذ پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، آخر کار ایک کمپنی کو اپنے بل ادا کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور سرمایہ کاروں کو پیسے واپس دینے کے لیے اصلی کیش ہی چاہیے، اور فائنانسنگ سرگرمیاں ہمیں اسی کیش کی اصلیت دکھاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، جب کوئی کمپنی قرض لیتی ہے، اپنے شیئرز واپس خریدتی ہے یا بہت زیادہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے، تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا اشارہ دے رہی ہے؟ کیا یہ اس کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے یا کسی پریشانی کو؟ یہیں پر آ کر نمبرز ایک کہانی بن جاتے ہیں۔